देखिए एक्चुअली है क्या ना कि आपको जितने भी बच्चे हैं सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जानते हैं आप पे किसी दूसरे पर्सन के पीछे भागने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपने एम पर फोकस कीजिए, अपने केवल गोल की तरफ आगे बढ़िए और एक न एक दिन याद रखिएगा आपको गोल प्राप्त हो ही जाएगी। तो बहुत सारे इस उम्र में वैसे पर्सन जो एडोलसेंस उम्र में होते हैं, प्यूबर्टी के एज में हो जाते हैं, किशोरावस्था की उम्र में होते हैं, तो बॉडी के अंदर हार्मोन एक्टिविटी के माध्यम से बहुत सारे अट्रैक्शन देखने को मिलती है और अट्रैक्शन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रपोजल के रूप में भी देना पड़ जाता है। हालांकि हो सकता है अट्रैक्शन किसी के प्रति भी हो सकता है, हम लोग ह्यूमन हैं और जहाँ पे सुंदरता देखने को मिलती है अट्रैक्शन होना स्वाभाविक है, क्योंकि सुंदरता को देखकर कोई भी अट्रैक्टिव हो जाती है, चाहे वो सुंदरता ह्यूमन बींग्स का हो, चाहे वह फ्लावर का हो, चाहे किसी भी नेचुरल थिंग्स का क्यों ना हो। और हमारी आंखें हैं तो आंख तो चल ही जाएगी, अब कोई ब्यूटी लेके घूमेगा तो आंख तो चल ही जाएगी, नजर जाना स्वाभाविक है। अब उस किस नजरिया से देखते हैं वो डिपेंड करता है आप पर कि आप किस नजर से उसको देखते हैं। तो कभी कभी आदमी को रिजेक्शन करना भी पड़ता है जीवन में, क्योंकि बिना रिजेक्शन के अभी आदमी कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। अपने मन के अंदर अहम लेकर के नहीं चलना है कि जो है सो हम ही है, अगर हम जो बोल दिए वही होगा, ऐसा बात नहीं है। हो सकता है अगर हम किसी को पसंद करते हो और मैंने उसको प्रपोजल दे दिया और हो सकता है अगला को पसंद ना हो सकता है चले मैंने अपने दिल के बात रख दिया, लेकिन अगला आदमी ने आपको क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, ठुकरा दिया, तो उसके रिजेक्शन को भी हमें क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। चलो कोई बात नहीं, हमें अच्छा लगा, मैंने तुमको बोल दिया, तुमको अच्छा नहीं लगा, तुमने बोल दिया कि हम अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि इस दुनिया में लाखों मिल जाएंगे हंसी, इस दुनिया में लाखों मिल जाएंगे हंसी, तुम नहीं तो कोई और सही। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्या और कैसे उसको देखते हैं जरा। नहीं, कल क्लास बंद नहीं रहेगी ना, क्लास तो ओपन है, बिल्कुल ओपन है। ऐप पर भी क्लास चलेगी। चला चलिए ठीक है। हाँ, ट्यूशन में योगा कराएंगे, आइएगा आराम से सजाज करके और बिल्कुल एकदम फ्रीली कपड़ा वगैरह पहन करके, ठीक है। चलिए आज का सेशन जो है सभी के लिए इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जानते हैं टॉपिक का नाम जो मैं यहाँ पे दे रहा हूं, गौर कीजिएगा सभी लोग, जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं बहुत ही धांसू टॉपिक है। ये टॉपिक का नाम है, याद रखिएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये वैसे विद्यार्थी जो याद रखिएगा नीट वगैरह का पेपर देना चाहते हैं 26 में, और सभी व्यक्ति के लिए जो पेपर नहीं देना चाहते हैं अपने लाइफ से रिलेटेड, याद रखिएगा उनके लिए भी देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पे देखिएगा टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लास 11 के लिए थोड़ा सा लग रहा है कि सर कहां से टॉपिक ला दिया, बहुत ही सुंदर टॉपिक, इसको भी आप देख लीजिए आज की क्लास में। टॉपिक का नाम है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और यहाँ पे देखिएगा, याद रखिएगा, आप फीमेल डॉक्टर देखने को मिल रही होंगी, यहाँ पे मेल डॉक्टर देखने को मिल रहे हैं। ये आपको सलाह देते हैं कि किस प्रकार हमें स्वस्थ रहना है। अगर मैं बात कर दूं इस केस में, तो सबसे पहले टॉपिक जो है उसका नाम है हेल्थ, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, याद रखिए रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि मैं टोटल लिख दूंगा, इंक्लूड कर दूंगा सभी साथ में, लिखा हुआ कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जनन स्वास्थ्य क्या है, जनन स्वास्थ्य क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर दूं स्वास्थ्य के बारे में, तो अगर मान लीजिए आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, देखने को मिल रहा होगा, बहुत सारे ऐसे मन में ख्याल आते हैं कि सर स्वास्थ्य का मतलब हुआ कि हम बीमार नहीं है, मेरा शरीर अच्छा तरह से काम कर रहा है, हम चल फिर रहे हैं, आराम से बोल बतिया रहे हैं, तो इस केस में हम हेल्दी हैं। तो क्या आप इसे हेल्दी का परिभाषा डिफिनेशन दे सकते हैं क्या? अगर आपको बुखार नहीं आ रही है, अगर आपको माथा दर्द नहीं कर रहा है, आप बिल्कुल थोड़ा बहुत ठीक ठाक हैं, तो क्या आप हेल्दी हैं, क्या आप स्वस्थ हैं? जी बिल्कुल नहीं, मेरा मानना है कि आप स्वस्थ नहीं है। तो स्वस्थ होने के लिए आपके पास वह कौन कौन से क्वालिटी होनी चाहिए, इस क्वालिटी को जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर किसी पर्सन को हम हेल्दी कब बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मेरा बुखार नहीं चढ़ा हुआ है, हम ठीक ठाक हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, चला स्वस्थ का डिफिनेशन नहीं है। क्योंकि याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर बीमारियां आती है, चाहे कोई भी एक्टिविटी जो हेल्थ से रिलेटेड हो,
जानते हैं? तो उसमें एक संस्था है और उस संस्था का नाम है, याद रखिएगा, WHO। उस संस्था का नाम है WHO, याद रखिएगा। बहुत ही सुंदर संस्था है ये संस्था, याद रखिएगा क्या क्या बतलाती है हमें। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, WHO है क्या। तो WHO का मतलब होती है, याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होती है विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का मतलब होती है, याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और ये क्या करती है कि इनके बॉडी की अगर बात कर दूं तो जानते हैं एक डेफिनेशन दिया गया, और वह डेफिनेशन किसका था? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। क्योंकि जानते हैं WHO एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी स्वास्थ्य संगठन है, जब कोई भी अगर मान लीजिए नया नया अगर कोई बीमारियां देखने को मिलती है तो उस बीमारियों को अगर WHO अगर मोहर लगा दी, अगर उससे बीमारी को महामारी घोषित कर दी, तो समझिए कि वो बीमारी ठीक ठाक है, महामारी घोषित हो गया। आप अपने से उसको महामारी घोषित नहीं कर सकते हैं। एज लाइक के कोविड-19 जब 2019 में आई थी, दिसंबर के मंथ के लास्ट में आई थी, चाइना से स्टार्ट हुआ था, आप सभी को पता होगा। तो स्टार्टिंग अवस्था में WHO उस पर मुहर नहीं लगाई थी कि यह महामारी है, लेकिन देखते हुए WHO ने इस पर मुहर लगा दी कि एक बहुत बड़ा महामारी है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल रही है। आप देख सकते थे कि इस प्रकार कोरोना में जितने भी अर्थ व्यर्थ व्यवस्था जो था, ये सब बिल्कुल एकदम विचलित हो चुके थे। लेकिन ये भी चीज है कि इस महामारी ने, इस कोरोना ने आपको जीना सिखा दिया कि जीना किस प्रकार चाहिए। लोगों को लगता है ना कि हम आगे बढ़ करके कुछ रुक जाएंगे, तो रुकने के बाद फिर हो सकता है कि शायद हम आगे बढ़े, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और अपने पीछे जितने भी उनके रिलेशन वाले पर्सन होते हैं, चाहे जो भी उनके देख रेख करने वाले पर्सन होते हैं, वो अपनापन को देखने के चक्कर में वो खुद पीछे छोड़ जाते हैं और उनके अपनापन उनको खुद आगे निकल जाते हैं छोड़ करके। ठीक है, तो हम लोग को अपना मुकाम हासिल करना है आगे फिर बढ़ते हुए। और यहाँ पे एक WHO जो संस्था थी, उन्होंने क्या किया? डिफिनेशन दिया। किसका डिफिनेशन दिया? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, यानी जनन स्वास्थ्य का डिफिनेशन दिया। इनके अकॉर्डिंग जनन स्वास्थ्य होती क्या है, हेल्थ होती क्या है, हेल्दी पर्सन किसे कह सकते हैं? तो चलिए आते हैं उसको समझने के लिए, हम लोग हेल्दी पर्सन किसे कहेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट इंक्लूड किया गया है, गौर कीजिएगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस टोटल वेलबींग्स। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन जो बिल्कुल पूरी तरह से क्या है, वह स्वच्छ यानी कि स्वस्थ है, अगर यदि वैसे पर्सन जो बिल्कुल सभी तरीका से वेल बींग्स है, स्वस्थ है, इसका मतलब याद रखिएगा उस पर्सन को हम बोलने के पर्सन हेल्दी है। लेकिन WHO ने क्या बोला कि सभी तरीका से स्वस्थ होने का कारण क्या हो सकता है? वह कौन कौन से चार तरफ से एंगल हैं जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति हेल्दी हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है? तो पर्सन फिजिकल रूप से, इमोशनल रूप से, बिहेवियरल रूप से या सोशल रूप से, याद रखिएगा। अगर किसी पर्सन के पास ये चार क्वालिटी है, ये 4 क्वालिटी है, तो समझिए कि वह व्यक्ति क्या है? बिल्कुल स्वस्थ है। और जिन व्यक्ति के पास अगर ये 4 क्वालिटी अगर नहीं है, तो समझिए वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। तो एक व्यक्ति को स्वस्थ होने के लिए उसके पास, याद रखिएगा, 4 प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए। इसका मतलब वह व्यक्ति फिजिकल रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, इमोशनल रूप से भी ठीक ठाक होना चाहिए, बिहेवियर भी उसका ठीक ठाक होना चाहिए, और साथ ही साथ याद रखिएगा सामाजिक यानी कि समाज के नजर में भी क्या होना चाहिए? ठीक ठाक होना चाहिए। एज लाइक हम इसको इस तरीका से भी समझ सकते हैं, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? तो आई होप शायद आपको दिख रहा होगा कलर। देखिए इसको मैंने सेपरेट कर दे रहा हूं इस तरीके से ना, ताकि आपको समझने में बेटर रहे। किसी पर्सन को याद रखिएगा हम हेल्दी कैसे बोल सकते हैं? तो पर्सन वो हेल्दी होने के लिए उसके पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए? किसी पर्सन को, तो उसके पास याद रखेगा वह फिजिकल रूप से बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। साथ ही साथ इमोशनल
यानी कि एक तरह से मान सकते हैं मानसिक रूप से भी, इसको इमोशनल बोल सकते हैं, या मेंटल, यानी मेंटल रूप से या इमोशनल रूप से याद रखेगा उस व्यक्ति को बिल्कुल एकदम स्वस्थ होना चाहिए। नेक्स्ट है उस व्यक्ति का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। बिहेवियर का मतलब क्या हो गया? व्यवहार। व्यक्ति को व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और साथ ही साथ याद रखेगा उस व्यक्ति को, याद रखेगा समाज के नजर में, यानी सामाजिक रूप से भी व्यक्ति को क्या होना चाहिए? स्वस्थ। जिस व्यक्ति के पास, अगर मान लीजिए सपोज दैट ए पर्सन, और ये जो पर्सन है ये जो पर्सन है, अगर इस पर्सन के पास, ये पर्सन का मान लीजिए मैं मान लेता हूं सोना, ये पर्सन सोना है, अगर इस पर्सन के पास, अगर इसका फिजिकल रूप से चाहे इसका मानसिक रूप ठीक ठाक है, यहां से स्टार्ट करते हैं, चलिए नजदीक है। अगर इस व्यक्ति का, यानी सोशल व्यक्ति का, जो सोना नाम के व्यक्ति है, यदि इसका मानसिक स्थिति ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, इसका शरीर भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोग दुख नहीं है, इस व्यक्ति जो है, इसका समाज के नजर में भी व्यक्ति ठीक ठाक है, अच्छा है, लेकिन जानते हैं इस व्यक्ति का व्यवहार ही गलत है, इस व्यक्ति का मतलब बिहेवियर ही बिल्कुल गलत है। तो क्या बताइए, व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति बिल्कुल एकदम हेल्दी है? जी बिल्कुल नहीं। तो एक के हेल्दी व्यक्ति के पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए? तो उसके पास याद रखा हुआ मानसिक रूप से भी ठीक ठाक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पागल है। व्यक्ति का शारीरिक रूप से भी ठीक होना चाहिए, व्यवहारिक रूप से भी ठीक होना चाहिए, व्यवहार भी उसका अच्छा खासा होना चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति के पास अगर सामाजिक रूप से अगर वो व्यक्ति ठीक ठाक नहीं है, समाज के नजर में वो गंदा है, लोग बोलते हैं कि देखिए ना फलना का छोड़ा इस प्रकार कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, तो समाज के नजर में अगर आप बुरे हैं तो समझिए आप हेल्दी नहीं है। तो किसी पर्सन को हेल्दी होने के लिए बताइए, WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बताइए वह व्यक्ति के पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए? वह शारीरिक रूप से भी स्वस्थ, इमोशनल यानी कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ होनी चाहिए, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। एनी प्रॉब्लम? चलिए यहां तो हो गया बात, ये तो हो गया हेल्दी के बारे में। अब अगर मैं बात करना चाहूंगा, यस, जय हिंद सर, सभी को जय हिंद, जय हिंद, सभी को जय हिंद। और बच्चे जो नहीं जुड़े हुए हैं सबको फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि सब जुड़ जाए, क्योंकि जो टॉपिक आपको मैं चला रहा हूं बहुत ही सुंदर टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत सारा आपको नॉलेज गेन देखने को मिलेगा। ठीक है सर, जिसका फिजिकल हेल्थ खराब है उसका तो इलाज आसानी से हो जाता है, लेकिन जो इमोशनली बीमार है तो उसका क्या इलाज है? जी बिल्कुल, जो बिल्कुल इमोशनल रूप से बीमार है तो जानते हैं वो व्यक्ति अपने आप को ही ठीक कर सकता है बिल्कुल। या तो आप सिंगिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, ठीक है, बिल्कुल एक वैसे पर्सन से घुल मिल कर रहिए जिसके बारे में आप खूब सोचते हैं, जो आपका ध्यान रखे, जो आपका केयर करे, ठीक है, जिसके माध्यम से आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मन को बहका देते होंगे। इसलिए मन आपका एक सारथी है, और सारथी जिधर मन करेगा तिधर अपना घोड़ा लेकर चल जाता है, और हमेशा मन आपका याद रखिएगा नेगेटिव की तरफ आपका माइंड जाता होगा, पॉजिटिव तरफ कहीं माइंड जाता नहीं है। तो मन क्या करता है कि जहां पे नेगेटिव चीज मिलेगा मन उधर ही चला जाएगा, चाहे वो मदिरा हो, चाहे वो शराब हो, मदिरा को ही तो शराब बोलते हैं, चाहे और भी बहुत सारे ऐसे चीज देखने को मिलेगा आपके आसपास। इसलिए मन को आपको कंट्रोल करके रखना है। आप अगर मन के कंट्रोल में हो गए तब तो आप समझिए कि नेगेटिव की ओर चले जाएंगे। इसलिए मन के बहकावे में ना आ, मन को तू अपना दास बना ले। इसका मतलब हुआ कि आपको मन को दास बनाना है, न कि आप मन के दास में हो जाइएगा। समझ रही है ना? ओके, नेक्स्ट सर, फलानवा लाइक नहीं ठोका है चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट, इतना तो मैंने आपको बता दिया। अब हुआ क्या, आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने अभी जस्ट देखा WHO के अनुसार की हेल्थ यानी स्वास्थ्य का परिभाषा क्या है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य कब बोल सकते हैं कि वह व्यक्ति बिल्कुल हेल्दी है। तो आपके पास बताइए कितना क्वालिटी होनी चाहिए? 4। अगर आपके पास सिर्फ 4 क्वालिटी है तो आप बिल्कुल हेल्दी हैं। ठीक है, चलिए हमारे भारत देश ने क्या किया कि देखा कि आज के समय में, इससे कुछ साल पहले अगर मैं चले जाऊं तो हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल क्या था, एकदम दुरुस्त, एकदम बिल्कुल बेड। तो इस केस में देखते हुए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक ऐसी योजना बनाई जिसके माध्यम से सभी व्यक्तियों का, सभी परिवार का कल्याण हो सके। एक
सभी के लिए एक नियोजन बनाई ताकि लोग अच्छी तरीका से अपने पढ़े लिखे एजुकेशन को प्राप्ति करें और अपना लाइफ को एंजॉय करें, बेटर तरीका से अपना लिवलीहुड चलाए। उस केस को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्लानिंग बनाया और उस प्लानिंग का नाम था फैमिली प्लानिंग। इसको हम बोलते हैं परिवार नियोजन। इसको हम क्या बोलते हैं? परिवार नियोजन। ध्यान समझिएगा सभी लोग, इसको बोलते हैं परिवार नियोजन। अब हुआ क्या इस केस में, परिवार नियोजन जो था, याद रखिएगा, हमारे भारत सरकार ने, यानी कि हमारा याद रखिएगा इंडिया जो था वह ऐसा फर्स्ट कंट्री था, इंडिया जो थी वह फर्स्ट कंट्री थी जिन्होंने क्या किया, फैमिली प्लानिंग बनाया। कौन सा प्लानिंग बनाया था? फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, जो आगे चलकर के इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसको बोलते हैं परिवार कल्याण। परिवार कल्याण। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, बताइए इसको आगे चलकर किसका नामकरण चेंज कर दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया और नाम इसको चेंज करके क्या रख दिया गया? परिवार कल्याण। यानी सभी परिवार का कल्याण हो, जितने भी हमारे इस देश में रहने वाले जितने भी पर्सन हैं सभी का कल्याण हो, सभी का वेलफेयर हो। आखिर प्लानिंग बनाया कब गया था? तो प्लानिंग बनाई गई थी, याद रखिएगा, ये प्लानिंग बनाई गई थी 1951 में। यानी हमारे इंडिया ने 1951 में 1951 ईस्वी में, याद रखिएगा, परिवार नियोजन यानी परिवार कल्याण का प्लानिंग बनाया, जब हमारा देश फ्रीडम हो चुकी थी, आजाद हो चुकी थी, ताकि सभी पर्सन मिलजुल करके और एक के अच्छे समाज की रचना करें, लोग बीमार ना हो, पढ़े लिखे, ताकि जो इस तरीका से रिप्रोडक्टिव के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे सेक्सुअल एक्टिविटी के माध्यम से जो लोग बीमार हो जाते हैं, जो इतना बीमारियां फैल जाती है, उससे कम से कम निजात मिले। तो आज से, इससे पहले मेडिकल फैसिलिटी उतना नहीं थी, जानते हैं लोगों की इतनी मृत्यु हो जाती थी कि आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ऐसी माए जो डिलीवरी के समय बेटर तरीका से फैसिलिटी नहीं मिल पाता था मेडिकल का, जिसके माध्यम से माँ एंड शिशु दोनों का डेथ हो जाता था। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छा खासा डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक पर चर्चा भी कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या और कैसे है। तो बताइए हमारे इंडिया जो थी, वो इंडिया में बताइए फैमिली प्लानिंग बनाया गया, परिवार नियोजन बनाया गया। परिवार नियोजन कब बनाई गई बताइए जल्दी सभी लोग? 1951 में, 1951 ईस्वी में, याद रखिएगा, परिवार नियोजन बनाया गया, जिससे आगे चल करके, याद रखिएगा, इसका नाम क्या कर दिया गया? परिवार कल्याण। जब परिवार कल्याण कर दिया गया, जानते हैं, तो जितने भी हमारे इस देश के रहने वाले जितने भी पर्सन जो मिल करके इस परिवार नियोजन बनाए थे, समय गुजरता गया तो लगा सब सोचने कि आखिर इस परिवार नियोजन को और एक्सटेंड किया जाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, ताकि और बेहतर तरीका से फैसिलिटी मिल सके। तो जानते हैं समय गुजरता गया, आने वाले 10-15 साल के अंदर जानते क्या कर दिया गया? इस परिवार कल्याण को याद रखिएगा, नाम चेंज करके, और जानते क्या नाम रख दिया गया? RCH। क्या नाम रख दिया गया? RCH। गौर कीजिएगा सभी लोग, इस परिवार कल्याण का नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम क्या रख दिया गया? RCH। अब देखते हैं कि RCH क्या है। तो R का मतलब होती है, याद रखिएगा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए ये फैमिली जो प्लानिंग थी, ये जो फैमिली प्लानिंग थी, इस फैमिली प्लानिंग को समय के साथ आगे चल करके इसका नामकरण क्या कर दिया गया? RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अब सवाल उठ रहा है ना सर, ये RCH आखिर नाम क्यों रखा गया? दूसरा भी नाम रख सकते थे। तो चलिए ध्यान से हम लोग समझते हैं क्या है RCH। इसका नाम रखने का रीजन क्या था? कारण यह था कि अभी के समय में इस उम्र वाले जितने भी बच्चे जो एडोलसेंस उम्र में आते हैं, जो किशोरावस्था में आते हैं, जो प्यूबर्टी के एज में आते हैं, जिनका उम्र लगभग 11 से लेकर के 19 वर्ष की उम्र में होती है, जिसको एडोलसेंस उम्र कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। इस उम्र के बच्चे बच्चियां जिनके बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन एक्टिव होते हैं, और जानते हैं इस उम्र के बच्चे के लिए खासकर ज्यादा मात्रा में, याद रखिएगा, सावधानियां बरतनी पड़ती है। और इस प्रकार के बच्चे में ज्यादा मात्रा में आपको याद रखिएगा STD देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ST और DS। STD का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब याद रखिएगा, जो एडोलसेंस वाले जो उम्र के बच्चे हैं, एज लाइक यू, चाहे कोई भी बच्चे हैं जो इस उम्र में आते हैं,
उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में एसटीडी देखने को मिलता है। और एसटीडी का मतलब होती है, याद रखिएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसको बोलते हैं यौन संचारित रोग। और यह एसटीडी के कारण बहुत सारे रोग हो सकते हैं। आज जिला का अगर मैं एग्जांपल की बात कर दूंगा आपको, तो याद रखिएगा, आप नाम तो जान ही रहे होंगे, एड्स नाम सुने होंगे। तो याद रखिए, जानते हैं इस प्रकार ऐसे रोग हैं सब जो एसटीडी कारण होती है, और बहुत सारे ऐसे रोग हैं। तो एसटीडी का हम जानते हैं जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिला और सर्वे किया गया जो एडोलसेंस वाले उम्र में। तो बताइए एसटीडी ज्यादा मात्रा में किस में देखने को मिलता है? तो वैसे पर्सन जो एडोलसेंस उम्र वाले में होते हैं, यानी कि वह प्यूबर्टी वाले में होते हैं, यानी कि वह यौनारंभ वाले व्यक्ति होते हैं, उनमें देखने को मिलता है। कितना से कितना उम्र देखने को मिल गया यहाँ पे? जो ऐसे पर्सन जो एडोलसेंस वाले उम्र होते हैं, 11 से 19 वर्ष के बच्चे जो होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में एसटीडी देखने को मिला। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी के माध्यम से जो बीमारियां होती है, इसी को बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इस उम्र के बच्चे में हार्मोन तो होना स्वाभाविक है और कंट्रोल तो कर पाते नहीं है, और जो कंट्रोल कर पाया यज्ञ जीत जाएगा, और बाकी जो कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो जानिए रहे क्या हो, क्या स्थिति होती है, वो जब उम्र से गुजर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो एड्स के बारे में अगर मैं बात कर दूं, तो हालांकि लंबा सा टॉपिक है, हम लोग चर्चा करेंगे अभी नहीं। एक का मतलब एक्वायर्ड, आई मतलब इम्यूनो, डी मतलब डिफिशियंसी, एस मतलब सिंड्रोम। ये एक प्रकार का ऐसा सिंड्रोम है, ऐसा रोग है जो बॉडी के अंदर, जानते हैं, बिल्कुल इम्यून सिस्टम कम कर देता है, एकदम खत्म कर देती है इम्यून सिस्टम। जब हमारे बॉडी के अंदर जब इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगी, प्रतिरक्षा जो तंत्र है खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास क्या एनर्जी आएगी? जब एनर्जी नहीं आएगी ना, तो बॉडी बिल्कुल वीकनेस, एकदम कमजोर हो जाता है। और जानते हैं, शरीर बिल्कुल एकदम पतला हो जाएगा, शरीर एकदम लकड़ी आ जाएगा, बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी, खटिया पर बेंच पर पड़ा के पड़े रह जाएंगे, और डायरेक्टली फिर मिलेंगे दक्षिणे, ठीक है। तो ऐसे पर्सन जो भी पतले दुबले हैं और इस प्रकार के रोग से ग्रसित होंगे, तो आप पे इस पर थोड़ा सा क्योर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये रोग जो होती है ना, ये तुरंत फैलती नहीं है। ये रोग जो होती है, याद रखिए, 5, 7 साल 10 साल तक के बाद भी देखने को मिलता है। तो अभी तो आप एकदम बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अभी तो आपको बिल्कुल मजे में, बाकी सब मजे हैं। सजा कब मिलेगा? 10-15 साल के बाद या 5-7 साल के बाद। चलिए ठीक है सर, नाइट बात करेंगे, उसमें भी चर्चा करेंगे। हालांकि बायोलॉजी का ही टॉपिक है, तो हम बिल्कुल चर्चा करेंगे, इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। एसटीडी का फुल फॉर्म सर बता दो दिए, एसटीडी का फुल फॉर्म सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बता दो दिए, इसका फुल फॉर्म होती है और लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा ना, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, सभी लोग लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद लगता है कि आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छा लगता है, हमें नींद भी अच्छा आएगा यार, लगता है कि हम भी आपके साथ हैं, जुड़े हुए हैं। सोनम बोल रही है कि सर WHO के हिसाब से देखे तो वैसे तो दुनिया में कोई भी हेल्दी नहीं है। हाँ, अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपका नजर ठीक ठाक है आपका बिहेवियर ठीक ठाक है, तो आप ठीक हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के हैं। ऐसे देखिएगा तो बिल्कुल कोई ठीक नहीं है, और हम कोई कहेगा कि हम खराब हैं, कोई नहीं कहेगा। हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे नहीं कहेंगे जी, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। ओके 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 ओके, चलिए देखते हैं क्या और कैसे इसके बाद। तो यहां पे इतना तो समझ में आएगी सभी लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए किस उम्र के व्यक्तियों को सबसे ज्यादा मात्रा में बताइए एसटीडी होती है? एडोलसेंस जैसे आप लोग हैं, ये सबसे ज्यादा बच के रहिएगा। और माना कि हार्मोन जग रहे हैं, तो थोड़ा कंट्रोल भी तो कर सकते हैं, आप ही के अंदर कंट्रोल करने की क्षमता है जी, ठीक है। अब अगर मैं बात कर दूं यहां पे, तो जानते क्या हुआ? इस केस को देखते हुए हम हालांकि पॉपुलेशन पर भी आएंगे। यहां पे क्या किया गया कि जानते हैं, लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत और किसको कुछ शामिल किया गया, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत जानते हैं किसको शामिल किया गया? देखा गया कि जानते हैं वैसे पर्सन जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान, तो अगर वो चाहते हैं कि आने वाला संतान की उत्पत्ति ना हो, तो लोग क्या कर लेते हैं? एबॉर्शन करवा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे आप केस देखे होंगे, एबॉर्शन करवा लेते हैं,
जिसको हम बोलते हैं एमटीपी। क्या बोलते हैं उसको? एमटीपी। इसी को बोलते हैं एबॉर्शन। एबॉर्शन करवा लेते हैं, जिसको सफैया बोलते हैं, ठीक है। एमटीपी इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ क्या चीज? प्रेगनेंसी। इसी को बोलते हैं एबॉर्शन, याद रखिएगा। तो इसका याद रखिएगा, नाम है एमटीपी। इसी को एबॉर्शन बोलते हैं, सफैया। एक्चुअली होती क्या है कि इस उम्र के पर्सन, वैसे व्यक्ति जो चाहते हैं कि हम संतान की उत्पत्ति ना हो, तो उस प्रकार के पर्सन क्या करते हैं, इस प्रकार एक्टिविटी कर लेते हैं, जो बिल्कुल एकदम क्या है पता है, एकदम दंडनीय अपराध है। और हमारे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, बिल्कुल याद रखिएगा, इसको बैन कर दी है। लेकिन कुछ नियम पर, कुछ शर्त पर ये एमटीपी करा सकते हैं। उसका कुछ क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया क्या है तो याद रखिएगा, अगर वैसे पर्सन एबॉर्शन कब करा सकते हैं, कौन सा केस में करा सकते हैं? फिलहाल अभी बैन हो चुका है, क्योंकि जानते हैं आपने शिशु हत्या कर देते हैं। एमटीपी में क्या हुआ पता है आपको ना? एमटीपी में याद रखिएगा, चाहे वो मेल हो, चाहे वो क्या हो, फीमेल हो, चाहे वह मेल हो या क्या हो सकती है, फीमेल। मेल को इस तरीके से डिनोट करते हैं, फीमेल को इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। चाहे वह मेल हो चाहे फीमेल हो, वो जानते क्या कर देते हैं? फीटिसाइड। क्या कर देते हैं? फीटिसाइड। फीटिसाइड का मतलब होती है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या, जो बिल्कुल कानूनन अपराध है, जो बिल्कुल गवर्नमेंट के थ्रू क्या कर दिया गया, इसको बैन कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि कभी इंडिया में कुछ एक चरम सीमा पर इसको लागू किया गया है। और लागू करने का कारण क्या है कि यदि कोई पर्सन, अगर मान लीजिए रेपिस्ट पर्सन हो, रेपिस्ट यानी जिनके साथ रेप वगैरह हो गया हो, तो वैसे पर्सन याद रखिएगा, वो क्या करवा सकते हैं? एमटीपी करवा सकते हैं। या ऐसा अगर लगे जिसके माध्यम से कि अगर संतान इस दुनिया में आएंगे, तो हो सकता है कि संतान के माध्यम से मम्मा और क्या बोलते हैं बच्चा, दोनों को जान जा सकती है, तो उस केस में भी एमटीपी किया जा सकता है। या ऐसा अगर हो कि लड़का को एक ऐसा बीमारी है जिससे के माध्यम से मामा का भी जान जा सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम खड़ा हो सकते हैं, तो उस केस में एमटीपी हो सकता है। तो कुछ क्राइटेरिया हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, इस उम्र में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और जानते हैं जब प्रेगनेंसी हो जाती है, मैरिजेबल लाइफ के पहले, शादी विवाह अगर नहीं हुआ उससे पहले भी, तो जानते हैं लोग एमटीपी करवा लेते हैं छुपके छुपके। तो क्या बताइए, क्या एक प्रकार का भ्रूण हत्या हुआ कि नहीं हुआ? क्या एक प्रकार का शिशु हत्या हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुई ना। चलिए आगे देखते हैं क्या और कैसे है। नेक्स्ट, हाँ सर अभी भी होता है। हाँ अभी भी होता है, पैसा देकर के सब बहुत सारे काम करवा लेता है अभी, लेकिन बिल्कुल यह कानूनी रूप से क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। सर बिल बच गया, अच्छा ओवर टाइम नहीं कराना है, अच्छा बिल बच गया, बिल्कुल। सर ऑपरेशन से पहले क्या जान सकते हैं कि लड़का है या लड़की? जी बिल्कुल, हम जान सकते हैं लड़का या लड़की है। वही तो टॉपिक में स्टार्ट करने वाला, अभी आप सेशन छोड़ के जाइएगा नहीं, क्योंकि सेशन बहुत मजेदार होने वाला है। इसके बाद मैं अभी वही पे आ रहा हूँ, क्या नाम वाला संतान लड़का होगा या लड़की होगा, किस प्रकार जांच होती है ना, उसी के बारे में भी हम पहुंचने वाले हैं। जस्ट यस बिल्कुल, तो आप सेशन छोड़ के जाइएगा ना, क्योंकि अभी हम जुड़े हैं आपके साथ, तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे। क्योंकि अभी का जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा अभी वो रहेगा सेक्स डिटर्मिनेशन, कैसे जांच होती है कि वो लड़का है या लड़की है, उसी के बारे में ओके बताएंगे। चला कंट्रोल कैसे किया जाएगा बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। सर 90% का मैसेज आ गया, ओके 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 बताएंगे। नाइट फॉल के बारे में बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। उसके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आएंगे। चला नाइट फॉल के लिए भी स्पेशल टॉपिक लेंगे, टेंशन ना लीजिए। चलिए क्या मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूं? ओके, तो हुआ क्या यहाँ इस केस में, आपने देखा है एमटीपी क्या होती है, एबॉर्शन क्या होती है। तो यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो जानते क्या करते हैं, जब प्रेगनेंसी हो गई तो लोग करते क्या, एबॉर्शन करवा लिए। दूसरी चीज एबॉर्शन करने का कारण यह है कि लोग को चाहिए बॉयज, लोग को लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। बताइए लड़का रखे के क्या होगा बताइए? आप केवल लड़का रहेगा, जब दुनिया में लड़की रहेगी ही नहीं तो बताइए, जब बेटी रहेगी नहीं तो बहू कहां से लाओगे? बेटी रहेगी नहीं तो बहू कहां से लाओगे? तो लड़का का रखे कहां, अचार डालिएगा? ये बिल्कुल मानसिकता जो है, जो सोच है ना, बिल्कुल घटिया सोच है। अरे अगर लड़की जन्म लिया तो और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी में खुश रहेंगे। जो मिला उसी में खुश रहना चाहिए। जो व्यक्ति खुश नहीं है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो जो मिला उसी में खुश रहिए।
समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए ऐसा नहीं होनी चाहिए कि लड़का एकदम बिल्कुल 100% लड़का ही चाहिए, लड़की भी जरूरी है। अगर लड़की नहीं रहेगी तो बताइए बिल्कुल एकदम बैलेंस नहीं हो पाएगा पूरा लाइफ। तो लाइफ को बैलेंस करने के लिए बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का होना आवश्यक है। सुना है कि नहीं यार? नहीं तो बताइए हर आदमी चाह रहा है कि मेरे को लड़का हो, तो लड़का रखिए क्या करेंगे बताइए? दूसरा आदमी चाह रहा है कि लड़की हो ही नहीं, तो बताइए क्या होगा? इसलिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो है नियोजन नीति लाया गया, जिसके माध्यम से आज हर ऑल ओवर इंडिया में आप देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अच्छा नीति है, बहुत अच्छा पहल है, उसके लिए हम लोग को भी अग्रसर होना चाहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला जो टॉपिक है याद रखिएगा, टॉपिक का नाम है एमनियोसेंटेसिस यानी उलवेधन। इस टॉपिक को छोड़ के जाना की आवश्यकता नहीं है, ध्यान समझेंगे सभी लोग। टॉपिक का नाम है एमनियोसेंटेसिस यानी कि उलवेधन। क्या कोई बता सकते हैं एमनियोसेंटेसिस यानी उलवेधन क्या है? कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज उलवेधन? उलवेधन कहते किसे? एमनियोसेंटेसिस क्या है कोई बताइए तो? कुछ नहीं होने पाएगा लड़की के बिना। मुस्कान गुप्ता, यस बिल्कुल सही बोल रही हैं, लड़की बिना तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि सारा संसार जो चल रही है वो लड़की की वजह से ही चल रही है। अगर लड़की नहीं रहेगी तो बताइए फिर संतान कहां से उत्पत्ति होगी? तो बिल्कुल बैलेंस करके रखना है। ठीक है सर, आप खुश रहते हैं, आपको जो मिलता है उसमें आप खुश रहते हैं जी, बिल्कुल खुश रहते हैं यार, जो है वो है और क्या। पढ़ाई अभी बिल्कुल अच्छे, पढ़ाई मन लगा पढ़ा रहे हैं। बताइए कोई बता सकते हैं एमनियोसेंटेसिस उलवेधन क्या है? चलिए आते हैं टॉपिक पे। देखिए ध्यान सभी लोग गौर से समझिएगा, एमनियोसेंटेसिस जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है सेंटेसिस, ध्यान समझिएगा, एक है सेंटेसिस। सेंटेसिस का मतलब होती है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, सेंटेसिस का मतलब क्या होती है? डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस का मतलब होती है टेस्ट। डायग्नोसिस का मतलब क्या होती है? टेस्ट। और टेस्ट का मतलब क्या होती है? जांच। डायग्नोसिस का मतलब टेस्ट और टेस्ट का मतलब क्या होती है? जांच। एमनियो का मतलब होती है, याद रखिए, एक प्रकार का फ्लूइड है, द्रव्य है, इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि एमनियोटिक द्रव्य, इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक द्रव्य। तो याद रखिएगा सभी लोग कि एमनियोटिक फ्लूइड की डायग्नोसिस टेस्ट को ही हम बोलते हैं उलवेधन यानी कि एमनियोसेंटेसिस। इसका मतलब याद रखिएगा क्या किया जाएगा, यह है क्या, इसका डिफिनेशन कैसे हम दे सकते हैं? तो डायग्नोसिस करना, जांच करना, किसका जांच करना? एमनियोटिक द्रव्य का। तो बहुत सारे बच्चे लोग का मन में उठ रहा होगा सवाल कि ना सर ये एमनियोटिक फ्लूइड है क्या, ये एमनियोटिक द्रव्य है क्या? तो चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक पॉइंट के पास ले जाना चाहूंगा। जैसे इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बोलते हैं फीमेल का, ठीक है, और इस प्रकार ऐसे फिमरी होता है इस तरीका से, और ये पूरा पार्ट जो होता है यूटेरस होता है, ठीक है, इसको यूटेरस बोलते हैं, इसको बोलते हैं गर्भाशय। और इस गर्भाशय के 3 लेयर होते हैं। एक अंदर का जो लेयर होता है, इस अंदर वाले लेयर को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यानी कि गर्भाशय अंतः अस्तर। यूटेरस के 3 लेयर होता है। एक सबसे अंदर का लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम, एक मिड पॉइंट वाले लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर का एक लेयर होता है उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, गौर कीजिएगा, क्योंकि हमको एमनियोटिक फ्लूइड को समझाना है, तो एमनियोटिक फ्लूइड को समझाने के लिए हमको यहां पे पहुंचना पड़ रहा है, ठीक है। इस यूटेरस के कितने लेयर हुए? 3 लेयर, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। पेरी मतलब सबसे बाहर का स्तर, मायो का मतलब मध्य स्तर, और इंडो का मतलब सबसे अंदर का स्तर होता है। और हुआ क्या कि जैसे यहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म गया, यहां से ओवा गई, दोनों का मिलन हो गया, और जब दोनों का मिलन हो गया तो ये जाइगोट पहुंचेगी इस यूटेरस के पास, और इस यूटेरस के पास पहुंच करके और अपना सेल का डिवीजन करते रहती है, डिवाइड करते रहती है। जब डिवाइड करती है सेल का, याद रखिएगा, जानते क्या होती है? इसके अंदर जो सेल्स होते हैं जाइगोट के अंदर, ये सेल्स जो सबसे अंदर का जो सेल्स होते हैं, ध्यान समझिएगा सभी लोग, सबसे अंदर का जो सेल्स होते हैं इसको हम बोलते हैं ICM, इसको बोलते हैं इनर सेल मास। गौर कीजिएगा, जो युग्मनज थी, युग्मनज यहां पे चले गई, इंप्लांटेशन हो गया, अंतरोपण हो गया,
गर्भधारण हो गई, और जैसी गर्भधारण हो गई यानी कि गर्भाशय के अंतःस्तर के दीवार से जाके चिपक गई, इसका मतलब प्रेगनेंसी हो गया, गर्भधारण हो गया। धीरे धीरे डिवाइड करता रहता है सेल। जब सेल डिवाइड करेगा तो इसके अंदर का एक सेल होता है, उस सेल का नाम होता है आईसीएम, इनर सेल मास, इनर सेल मास। और यही इनर सेल मास आगे डिवाइड करके, और जानते हैं यही बनाता है एम्ब्रायो, या इसी को हम बोलते हैं फीटस, इसी को बोलते हैं शिशु, या इसी को बोलते हैं भ्रूण। इसी को शिशु या इसी को बोलते हैं भ्रूण। तो समझ में आ गई ना कि शिशु और भ्रूण किस प्रकार का सेल बनाते हैं। तो शिशु या भ्रूण, एम्ब्रायो यानी कि फीटस, या आईसीएम यानी कि इनर सेल मास एक प्रकार का सेल होता है, वो आगे चलकर डेवलप करके, और यही शिशु यानी कि भ्रूण आता है। और एक चीज और याद रखिएगा, इतना ही नहीं, इनर सेल मास जब डिवीजन करता है ना, तो डिवीजन करते समय दो सेल बनाता है, एक बाहर का सेल, एक अंदर का सेल, और जिसको मिड पॉइंट वाला जो सेल होते हैं, इसके बीच में ध्यान से समझिएगा सभी लोग, जो फीटस है जिसको शिशु बोल रहे हैं, इसके मिड पॉइंट में एक फ्लूइड, एक द्रव्य पदार्थ पाई जाती है, तरल पदार्थ पाई जाती है। ऐसी तरल पदार्थ का नाम होता है, याद रखिएगा, एमनियोटिक फ्लूइड। इसी को एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ध्यान समझिए, एमनियोटिक फ्लूइड हुआ क्या। तो जब शिशु जो एम्ब्रायो है, जो शिशु है, वह जिस लिक्विड के अंदर फ्लो करता है, तैरता है, उस लिक्विड का नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। और यह एमनियोटिक फ्लूइड में याद रखेगा, चारों तरफ शिशु जो होते हैं इधर उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगा कि एमनियोटिक फ्लूइड कहते किसे हैं। अब वही चीज हमको यहाँ पे समझना है, फ्लैशबैक में आइए। तो हुआ क्या, एमनियोसेंटेसिस जिसको हम उल्वेधन बोलते हैं, इसमें क्या होती है, एमनियो का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड, और सेंटेसिस का मतलब होता है डायग्नोसिस यानी कि मतलब जांच करना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। ये जांच किसका होती है याद रखेगा, तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, टू आइडेंटिफाइड द जेनेटिक डिजॉर्डर ऑफ फीटस। इसका मतलब यह हुआ कि शिशु का आनुवांशिक विकार बोलिए या बीमारी बोल सकते हैं, बीमारी का पता लगाना ही क्या कहलाता है, उल्वेधन, उल्वेधन कहलाता है। मैंने क्या बोला, एमनियोसेंटेसिस क्या हुआ, तो टू आइडेंटिफाइड द जेनेटिक डिजॉर्डर ऑफ फीटस। इसका मतलब प्रेगनेंसी अगर हो चुकी है, बॉडी के अंदर, गर्भाशय के अंदर अगर मान लीजिए शिशु है, बच्चा है, तो जानते हो बच्चा में कौन सा बीमारियां हैं, कौन सा जेनेटिक डिजॉर्डर है, कौन सा आनुवांशिक बीमारियां हैं। ये आनुवांशिक बीमारी को पता लगाने की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं क्या चीज, उल्वेधन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा उल्वेधन किसे कहते हैं। तो उल्वेधन एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया, ऐसी जांच, ऐसी टेस्ट है जिसमें क्या होती है, आनुवांशिक बीमारी, जेनेटिक डिजॉर्डर का पता लगाई जाती है। लेकिन लोग जानते हैं इस आनुवांशिक बीमारी का पता लगाने के साथ साथ लोग इसका मिस यूज करना शुरू कर दिए, लोग इसका गलत यूज करना शुरू कर दिए, लोग इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिए, ऐसा समझ में। और इसी दुरुपयोग के कारण जानते हो लोग क्या दुरुपयोग करना शुरू कर दिए, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण कैसे होती है, लिंग का जांच लड़का है या लड़की है। लोग जानते हैं, बताइए स्टार्टिंग में क्या किया गया, स्टार्टिंग में इसका काम था, मेन काम था जेनेटिक डिजॉर्डर को पता करना, आनुवांशिक बीमारियों को पता करना। लेकिन लोग इसका क्या पता करना शुरू कर दिए, सेक्स डिटर्मिनेशन, लड़का है या लड़की, बॉयज है या गर्ल्स। अब बताइए उस केस में अगर किसी पर्सन को अगर लड़की नहीं चाहिए और पता चला कि गर्ल्स है, तो क्या कर देता पता है, या तो एबॉर्शन या तो गर्भ के अंदर इसको मार दिया जाएगा। तो बताइए गलत यूज हुआ कि नहीं हुआ, मिस यूज हुआ कि नहीं हुआ ना। सवाल उठ रहा है ना सर, तो आपने इतना तो बता दिया, चलिए ठीक है। लेकिन इसमें और चीज बताइए कि सर जेनेटिक डिजॉर्डर में किस प्रकार की बीमारियों का पता लगाया जाता था। तो स्टार्टिंग अवस्था में तो अगर मैं बात कर दूं तो इस जेनेटिक डिजॉर्डर में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जेनेटिक डिजॉर्डर में क्या होती है, किसकी बीमारी का पता लगता था, तो जेनेटिक डिजॉर्डर में याद रखिएगा आनुवांशिक बीमारी जिसको बोलते हैं, इसमें होती थी याद रखिएगा आप डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के बारे में पता लगता था। साथ ही साथ याद रखें क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के बारे में पता लगता था। साथ ही साथ याद रहे हीमोफीलिया,
हीमोफीलिया जिसको बोलते हैं हम लोग, हीमोफीलिया का पता लगाया जाता था। साथ ही साथ सिकल सेल एनीमिया, इसको भी हिंदी में वही लिखा जाता है, सब हिंदी नाम है वही है, सिकल सेल एनीमिया। लोग क्या करते थे कि इस प्रकार के जेनेटिक मतलब विकार का, डिजॉर्डर का पता लगाते थे। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर, इस प्रकार के ऐसे रोग हैं जो लड़का अगर जन्म लेगा, संतान अगर जन्म लेती है तो इसके पूरा हेड जो था बिल्कुल बड़ा बड़ा एकदम चौड़ा रहेगा माथा, ठीक है, और हाथों की उंगलियां बिल्कुल एकदम छोटे छोटे होते हैं, और पता ही नहीं चलेगा कि इसका जो धड़ है और सर जो है इसके बीच में देखिए नेक नजर आ रही होगी, गर्दन नजर आ रही होगी। तो इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित जो लोग थे, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर्स वाले, इनका आपका नेक पता ही नहीं चलता कि नेक है क्या, सब आपस में सटे हुए रहते इस प्रकार। और ये मंद बुद्धि वाले थे, इनका मेंटल पावर बिल्कुल कमजोर था, ज्यादा मात्रा में एक्टिव नहीं थे। तो इस प्रकार की बीमारी का पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस जांच कराई जाती थी, हीमोफीलिया की जांच होती थी। हीमोफीलिया में होती क्या है कि यह एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें अगर किसी व्यक्ति का शरीर में अगर कहीं कट उठा गया, कहीं भी खरोच आ गया, तो जानते हैं इस बीमारी के कारण वो व्यक्ति के बॉडी से ब्लड निकलना शुरू कर देगा, और जानते हैं ब्लड रुकता ही नहीं है। हालांकि सबके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, अब बस खाली दिया हुआ कि हाँ क्या कौन कौन बीमारी है। तो हीमोफीलिया में होती क्या थी कि शरीर से बिल्कुल ब्लड बहना शुरू कर देगा, और जानते हैं अगर समय पर इलाज नहीं होगा ना तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। हीमोफीलिया जो है, यह रोग सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ विक्टोरिया को हुई थी। और ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ जो थी, इसको रोग हुई नहीं थी, एक रोग का वेक्टर थी। यानी याद रखिएगा, जो एलिजाबेथ जो थी ब्रिटेन के महारानी, ये जानते हैं ये वेक्टर थी। क्या थी यह? वेक्टर का मतलब होती है कारक, वेक्टर मतलब कारक या वाहक। ये रोग को फैलाती थी, मतलब इनको रोग होता नहीं, लेकिन बल्कि रोग का वेक्टर थी, ठीक है, कारक थी, वाहक थी। इनके द्वारा इनके संतान में, इनके पुत्र में रोग हो जाएगा। यानी याद रखिएगा, महिला रोग से ग्रसित नहीं होती है, महिला रोग को फैलाने का काम करती है, याद रखिएगा। और ये जानते किसको होगा? इनके संतान में, इनके पुत्र को होगा। अब पुत्र के द्वारा फिर यही हीमोफीलिया जो डिजॉर्डर है, बीमारी है, ये पुत्र के द्वारा उनकी लड़की में चले जाएगी, और लड़की के द्वारा फिर उनके संतान में। तो इस प्रकार पूरा खानदान में, याद रखिएगा, ये एक प्रकार का अनुवांशिक बीमारी चलते रहता है। अधिकतर आप देखे होंगे, इसलिए इस सबसे बच कर रहना थोड़ा बहुत, नहीं तो जितना भी देखने को मिल रहा होगा आजकल, बहुत सारे न्यूज देख रहे होंगे वायरल। और मॉस्किटो तो जान रहे हैं, फीमेल मॉस्किटो एनाफ्लिज मॉस्किटो काटेगी तो मलेरिया हो जाएगा, वही फीमेल एडिज मॉस्किटो काटेगी तो डेंगू हो जाएगा। उसी प्रकार फीमेल से बच कर रहना आप लोग को, ठीक है? बिल्कुल, यस सर, यस सर। सर नेगेटिव का तरफ ध्यान क्यों चला जाता है बताएंगे, चला उसके लिए एक टॉपिक लेके आएंगे कि नेगेटिव की तरफ ध्यान क्यों चला जाता है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। यहां तक किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना कि आखिर इसका जांच क्यों की जाती थी? उल्वेदन क्या था? तो उल्वेदन में मेन कारण क्या था? किसका जांच करना था? जेनेटिक डिजॉर्डर, अनुवांशिक बीमारी का। लेकिन जानते हैं लोग इसका जांच नहीं करने लगे, लोग दूसरा ही जांच करना शुरू कर दिए। इसलिए इस केस में याद रखिएगा, ये जो पार्ट्स आप देख पा रहे हैं, क्या पार्ट्स देख पा रहे हैं? एमनियोसेंटेसिस, ये जो जांच है, जानते इसको क्या कर दिया गया? इसको इंडिया में, ध्यान समझिएगा सभी लोग, इंडिया में फिलहाल क्या कर दिया गया? इसको बैन। बैन का मतलब क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध क्यों लगाया गया? क्योंकि लोग जानते क्या करना शुरू कर दिए? इसका मिस यूज करना शुरू कर दिए। मिस यूज का मतलब कैसा प्रयोग करना शुरू कर दिए? गलत प्रयोग करना शुरू कर दिए। और गलत प्रयोग के माध्यम से याद रखिएगा, इंडिया में इसको कुछ कर दिया गया है, जल्दी बोलिए, बैन। इंडिया में क्या कर दिया गया? बैन। लेकिन क्या पूरी तरीके से बैन है? गवर्नमेंट के थ्रू बैन किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे से इलीगल वर्क हो रहे हैं। चलिए अब सवाल उठा कि चलिए ठीक है सर, आपने तो बता दिया कि सर इसको बैन कर दिया गया, लोग इसका मिसयूज करना शुरू कर दिए थे। मिसयूज में क्या करते थे? गलत यूज क्या करते थे? तो गलत यूज में जानते क्या करते थे? आइडेंटिफाई, ये पहचान करते थे। क्या पहचान करते थे? याद रखिएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन का। इसका पहचान करते थे? सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी लिंग निर्धारण, लिंग का निर्धारण का पहचान करते थे कि आने वाला जो बॉयज है, जो फीटस है, जो शिशु है, वह क्या है? बॉयज है
अथवा क्या चीज, गर्ल्स। और इसका पहचान करके अजानते लोग क्या करना शुरू कर दिए, पहचान करके और लोग फिटिसाइड क्या करना शुरू कर दिए, फिटिसाइड करना शुरू कर दिए। और साइड का मतलब मैं आपको बताया था कि वो मैं क्लास ले रहा था, जहां भी साइड वर्ड आ जाए, साइड का मतलब होता है किलर, और किलर का मतलब होता है हत्यारा, यानी हत्या करने वाला। और फिटी का मतलब होती है फीटस, फिटी का मतलब क्या होती है, फीटस। और फीटस का मतलब होती है शिशु, फीटस का मतलब क्या होती है, शिशु। तो लोग क्या कर देते थे, फिटिसाइड कर देते थे, शिशु का हत्या कर दिया करते थे। अगर जिनको जो चाह है उनको रखते, अगर वो नहीं रहता तो उसको हत्या। समझा गया ना। इस तरीके से याद रखिएगा, एमनियोसेंटेसिस जो है इंडिया में क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया, इसका मिसयूज करते थे सब लोग। मिसयूज में क्या होता था, आइडेंटिफाई करते थे, पहचान करते थे। किस चीज का पहचान करते थे, सेक्स डिटर्मिनेशन का, लिंग निर्धारण का। उसमें क्या बॉयज है या क्या है, गर्ल्स है। अगर जिनको जो चाह रहा था डायरेक्ट लास्ट में फिटिसाइड यानी कि भ्रूण हत्या कर देते थे। इसलिए इंडिया में इसको क्या कर दिया गया, बैन। चलिए अब सवाल उठता है कि सर आप मेरे को बताइए कि जांच होती कैसे है। सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने तो बता दिया, अब मेरे को बताइए सर कि आखिर जांच कैसे होती है, टेस्ट कैसे होता है। तो चलिए हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं, टेस्ट देखते हैं किस प्रकार होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर दूं इसके टेस्ट के बारे में, तो चलिए टेस्ट करने के लिए एक प्रेग्नेंट महिला चाहिए, क्योंकि टेस्ट तो प्रेग्नेंट महिला का ही ना होगा, वैसे महिला जो प्रेग्नेंट हो चुकी है उसी का टेस्ट होगा। तो क्या किया जाएगा, वैसी महिला जो प्रेग्नेंट है, तो जब जाएंगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास बहुत सारे मशीन्स होते हैं और एक बेड रहता है, बेड पर उनको इस प्रकार से लेटा दिया जाएगा। और लेटाने के बाद एक जांच कराई जाएगी मशीन के माध्यम से। और कैसे जांच होता है, आते हैं डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए सपोज दैट महिला लेटी हुई रहेगी, सोई हुई रहेगी इस प्रकार। चलिए इस प्रकार लेटा हुआ पिक्चर बनाते हैं, हंसिएगा नहीं, पिक्चर कैसा भी हो सकता है, बस हंसने में आपको फोकस करना है। हंसना नहीं है, पिक्चर कैसा भी हो सकता है। इस तरीका से एक महिला, हालांकि ऐसा बाल तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मान लीजिए सपोज दैट ये, मान लीजिए कोई महिला है, वो महिला क्या है, प्रेग्नेंट मदर है या प्रेग्नेंट, ये महिला फीमेल प्रेग्नेंट, बस समझिए प्रेग्नेंट है। इसको इधर लिख देते हैं, बस समझिए ना प्रेग्नेंट है। ऊपर तो दिख रहा होगा ना आपको राइटली। अब हुआ क्या इस केस में, लॉजिक समझिएगा। डॉक्टर करते क्या है, एक महिला को जब बेड पर से लेटा दिया जाएगा और जांच चालू कर दिया जाएगा। टेस्ट किस प्रकार टेस्ट होगा उसको समझते हैं। महिला प्रेग्नेंट है और इसके बॉडी के अंदर, याद रखिए महिला के बॉडी के अंदर ये यूटेरस है, इसको हम गर्भाशय बोलते हैं। और इस यूटेरस के अंदर याद रखिएगा चारों तरफ क्या एमनियोटिक फ्लूइड होंगे, नहीं होंगे, चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड होंगे। चलिए इसको मैं नाम दे दिया एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड वही द्रव्य पदार्थ। और इसी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर शिशु रहेंगे, यानी इसी के अंदर रहेगा फीटस। इसी के अंदर क्या रहेगा, शिशु। अब डॉक्टर लोग क्या करेंगे कि उनके पास एक रहेगा इंजेक्शन, वो एक इंजेक्शन ले लेंगे और जानते हैं, मतलब एक सिरिंज के माध्यम से निकालते हैं, याद रखिएगा ना। जब भी अगर उल्वेधन जांच होती है तो सिरिंज के माध्यम का, सिरिंज का यूज किया जाता है। उनके पास एक सिरिंज रहेगा और सिरिंज देखिए इस प्रकार देखने को मिलेंगे। मान लीजिए सपोज दैट एक पतला सा ऐसा है सिरिंज, और इस तरीका से मैं बना दिया। ये सिरिंज है, नीडल। ये सिरिंज लेकर क्या किया जाएगा जानते हैं, इस सिरिंज से इसके एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाएगा बाहर। जो नाभि वगैरह होते हैं तो वहां पे याद रखिएगा उस पार्ट से
सिरिंज के माध्यम से इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाएगा। और जैसे एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाएगा तो आप ही बताइए क्या इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या शिशु यानी फीटस है क्या नहीं है। और एक चीज खास बात याद रखेगा, एक खास बात याद रखेगा कि जो एमनियोसेंटेसिस है एक कितना से कितना मंथ तक आप जांच करा सकते हैं, मतलब बेटा रहेगा कितना मंथ तक जांच करा सकते हैं, कितना मंथ के बीच करा सकते हैं। तो याद रखिएगा यह 14 से लेकर के 18 वीक्स के बीच जांच देखने को मिल सकता है। तो 14 वीक से लेकर के 18 वीक का मतलब यहाँ पे हो गया, यानी 14 सप्ताह से लेकर के कितना सप्ताह, 18 सप्ताह के बीच जांच हो सकता है। तो आप बताइए एक मंथ में 4 सप्ताह मिलते हैं, 4 सप्ताह होते हैं यानी 4 वीक होते हैं। तो 14 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो अप्रोक्स हमको देने से लगभग याद रखिएगा 2 से 2.5 माह लगभग इतना मंथ के प्रेगनेंसी से एमनियोटिक के या एमनियोसेंटेसिस जांच हो सकती है। यानी 2 या 2.5 मंथ का अगर प्रेगनेंसी हो चुका है तो याद रखिएगा इस प्रकार का उद्भेदन जांच हो सकता है और बिल्कुल सुटेबल रहता है। हुआ क्या, एक डॉक्टर क्या करता है, इस इंजेक्शन के माध्यम से जब इसको निकाला इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड, तो एमनियोटिक फ्लूइड के साथ साथ याद रखिएगा जो शिशु है इस शिशु का भी सेल यानी कि सेल बॉडी आ जाती है। ध्यान से समझिएगा ना, सेल बॉडी आ जाती है। गौर कीजिएगा जब इस सिरिंज के माध्यम से जब लिक्विड को बाहर निकाला गया तो मेन रीजन क्या था कि इस एमनियोटिक फ्लूइड के माध्यम से जेनेटिक डिजॉर्डर को पता लगाना। लेकिन लोग क्या करना शुरू कर दिए कि जैसे जब यहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकलती साथ में याद रखिए इसी के अंदर शिशु है, फीटस है, और फीटस जो है सेल से ही मिलकर बनते हैं, बॉडी का निर्माण है तो सेल से होता है, तो साथ में सेल बॉडी रहेगा। अब उस केस में क्या होगी, आप सभी को इतना पता है कि अगर जब जांच किया गया तो बताइए इसमें सेल भी आया, और जब सेल जो पाया जाएगा तो सेल के अंदर तो सभी को पता है न्यूक्लियस होंगे। न्यूक्लियस का मतलब क्या होती है, केंद्रक, क्योंकि साथ में सेल भी आ गया ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक होता है। और इस केंद्रक के अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो केंद्रक के अंदर पाई जाती है अंदर क्रोमोजोम। क्या पाई जाती है, क्रोमोजोम मतलब गुणसूत्र। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, गुणसूत्र, क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम जब देखने को मिलेगा तो या तो हो सकता है XX क्रोमोजोम, या तो क्या हो सकता है XY क्रोमोजोम हो सकती है। इस केस में जब X या XY क्रोमोजोम होगा तो आप सभी को इतना पता है XX जो होता है वो किसके लिए होती है, गर्ल्स के लिए। XY किसके लिए होती है, जल्दी बोलिए, बॉयज के लिए। तो आप बताइए आसानी से टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। इस केस में याद रखिएगा वैसे पर्सन जो एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं तो उसके साथ साथ में सेल बॉडी भी आ जाती है, यानी इसका कुछ सेल भी आ जाता है इस शिशु का, फीटस का। और जब सेल आएगा तो आप सभी को पता है कि सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही पाई जाती है क्रोमोजोम। यदि क्रोमोजोम XX देखने को मिलेगा तो समझिए कि संतान गर्ल्स होंगी, अगर XY होगा तो संतान क्या होगा, बॉयज। इस स्थिति के माध्यम से याद रखिएगा इस प्रकार प्रोसेस जो है उद्भेदन जांच कराई जाती है, एमनियोसेंटेसिस जांच होती है। और जो फिलहाल क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। कोई दिक्कत सर, ड्रो उसमें फीटस बना दीजिए। अच्छा फीटस बना दीजिए, यह सुई दिया जाता है, इंजेक्शन निकाला जाता है, याद रखिएगा उसके माध्यम से होते हैं। यस, दोनों नहीं होगा सर, दोनों कैसे हो सकता है यार, साथ में दोनों कैसे हो सकता है, XY कैसे हो सकते हैं दोनों। और ये इसके अंदर या तो होंगे तो गर्ल्स होंगे या तो बॉयज होंगे, तो क्या दोनों क्रोमोसोम कैसे आ जाएगा, पगला गया है छोड़ा ही। XX और XY दोनों कैसे हो सकता है, जब भी होगा तो हमेशा XX या तो XY होगा। अब इन केस में कभी कभी ऐसा हो सकता है जो X और Y आ जाए, डबल X और Y आ जाए तो ये ट्रांसजेंडर हो जाएगा, आधा शरीर लड़की का आधा शरीर लड़का का, देखते करते हैं ट्रेन में। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग, क्या और कैसे है। तो क्या आप सभी को एमनियोसेंटेसिस समझ में आ गया। अगर एमनियोसेंटेसिस समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा आप एक लाइक कीजिए, थोड़ा सा है थम्स अप दिखाइए तो मेरे को समझ में आ जाएगा हमको। यस बेबी बापू बोल रहे हैं कि सर एक साथ 2 बच्चे कैसे होते हैं, यार बताएंगे, वो सब का टॉपिक है, विशेष टॉपिक पर हम लोग फोकस करेंगे। अभी टॉपिक चल रहा है, टेंशन ना लीजिए, सब टॉपिक लेके आएंगे धीरे धीरे हम लोग, ठीक है, सब पढ़ेंगे। बताएंगे कि नर जन्म भी कैसे होती है, तो समझ गया। हालांकि टॉपिक आपको इतना समझ में आ गया किस प्रकार एमनियोटिक फ्लूइड का जांच किया जाता है। तो आई होप पे शायद हो सकता है बारिश भी रुक गई होगी, हम खिड़की से देखते हैं, जरा दिख तो नहीं रहा रात में, शायद हो सकता है बारिश भी रुक गई क्या। हाँ तो देखिए हमारे
शुभ चिंतक देखिए हमारे लिए एक जीरा लेके आए हुए हैं। और क्या है, और कुछ है तो दीजिए। ओके, देखिए हमारे लिए केक भी आया हुआ है। और आप चाहते हैं केक तो केक भी खा सकते हैं, आपके लिए है। दिस इज फॉर यू। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं, मिलेंगे हम लोग।